नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारे चारों ओर है, हमारी थाली में है, हमारी दवाओं में है, यहाँ तक कि हमारे कपड़ों और खेल के सामान में भी। जीव विज्ञान का आर्थिक महत्व। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स और रिसर्च पेपर्स हैं और हम मिलकर जानेंगे कि कैसे पौधे, जानवर और यहाँ तक कि वो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हमारी अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी की बुनियाद हैं। बिल्कुल। और हमारा इरादा है कि इस चर्चा के जरिए जीव विज्ञान के उन पहलुओं को सामने लाएं जिनका सीधा आर्थिक असर होता है। मतलब कृषि हो, पशुपालन हो या फिर वो छोटे छोटे जीव जिन्हें हम देख भी नहीं पाते। सही। ये जानकारी उन सभी के लिए दिलचस्प हो सकती है जो अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझना चाहते हैं। और हाँ, जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए भी ये सामान्य ज्ञान या विज्ञान का एक जरूरी हिस्सा हो सकता है। और देखिए, शुरुआत ही कितनी दिलचस्प है। भारत में हरित क्रांति, इसका जिक्र आते ही डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का नाम याद आता है। हाँ बिल्कुल। उन्होंने गेहूं की शरबती सोनोरा जैसी किस्में विकसित की, जिससे देश में अनाज का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। सही कहा। ये पादप प्रजनन यानी प्लांट ब्रीडिंग का एक शानदार उदाहरण है। चलिए इसी तरह के और पहलुओं को समझते हैं। तो सबसे पहले बात पादप प्रजनन यानी प्लांट ब्रीडिंग की ही करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो ये पौधों की नस्ल सुधारने का विज्ञान है ताकि उनमें मनचाहे गुण लाए जा सकें। अच्छा, जैसे कि फसल जल्दी पक जाए या पैदावार ज्यादा हो। हाँ, या फिर वो बीमारियों और सूखे को बेहतर झेल सकें। बिल्कुल सही। यही इसके मुख्य उद्देश्य हैं। ज्यादा उपज, बेहतर क्वालिटी, रोगों और मुश्किल हालातों जैसे सूखा या खारापन, इनसे लड़ने की क्षमता और कीट प्रतिरोधी फसलें तैयार करना। इस तकनीक ने दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और इस क्रांति के पीछे कुछ बड़े नाम भी हैं। बिल्कुल। जिन्होंने ये सब किया। हाँ, विश्व स्तर पर डॉक्टर N.E. बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ओके। और भारत में जैसा आपने कहा, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन ने इसका नेतृत्व किया। उन्होंने गेहूं की शरबती सोनोरा किस्म, वो म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन तकनीक से विकसित की थी। अच्छा, म्यूटेशन से। हाँ, इसी तरह भारत में चावल की जया और रत्ना किस्में भी इसी दौर में विकसित हुईं और बहुत सफल रहीं। ये पादप प्रजनन करते कैसे हैं? कोई खास तरीके हैं इसके? हाँ, कई तरीके हैं, लेकिन कुछ मुख्य समझ लेते हैं। एक है चयन, सिलेक्शन। इसमें हम अच्छी खूबियों वाले पौधों को चुनकर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। दूसरा और शायद सबसे आम है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। इसमें दो अलग अलग गुणों वाले पौधों का क्रॉस कराकर एक नई बेहतर किस्म बनाने की कोशिश की जाती है। हाइब्रिडाइजेशन सुना है आजकल और भी आधुनिक तरीके इस्तेमाल होते हैं, जैसे? जी हाँ, उत्परिवर्तन प्रजनन या म्यूटेशन ब्रीडिंग है, जिसमें रेडिएशन या केमिकल से पौधों के जीन्स में बदलाव लाकर नए गुण पैदा किए जाते हैं। अच्छा। जैसे डॉक्टर स्वामीनाथन ने शरबती सोनोरा के साथ किया था। एक और बहुत ही क्रांतिकारी तकनीक है ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर? हाँ, सुना है। ये इस अद्भुत क्षमता पर आधारित है कि पौधे की एक कोशिका से ही आप पूरा नया पौधा उगा सकते हैं। क्या बात है, एक कोशिका से पूरा पौधा? हाँ। इसे पूर्ण शक्तता या टोटीपोटेंसी कहते हैं। कमाल है। बिल्कुल। स्टुअर्ट नाम के वैज्ञानिक ने गाजर की कोशिका से पूरा पौधा उगाकर इसे साबित किया था। अच्छा। और इसी तरह की जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक और उदाहरण है गोल्डन राइस, जिसमें विटामिन ए बनाने वाला जीन डाला गया है ताकि पोषण की कमी को दूर किया जा सके। गोल्डन राइस, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, पौधों से आगे बढ़ते हुए अब पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं। ये भी हमारी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार है। निश्चित रूप से। पशुपालन का मतलब है पालतू पशुओं का वैज्ञानिक तरीके से पालन पोषण, उनकी देखभाल, सही आहार, प्रजनन और नस्ल सुधार, ताकि उनसे हमें अधिकतम फायदा मिल सके। जिन जानवरों को हम उपयोग के लिए पालते हैं उन्हें पशुधन या लाइव स्टॉक कहते हैं। और माना जाता है कि कुत्ता इंसान का पहला पालतू साथी था। भारत में तो पशुधन की बहुत विविधता है। गाय, भैंस, बकरी दूध के लिए। हाँ। मुर्गी अंडे के लिए, बैल और खच्चर बोझा ढोने के लिए। हाँ, उपयोग के आधार पर इन्हें बांटा जा सकता है। जैसे दूध देने वाले गाय, भैंस, बकरी, अंडे देने वाले मुर्गी, बत्तख, बोझ ढोने वाले बैल, खच्चर, गधा, और कुछ सामान्य उपयोगिता वाले भी हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली। और अगर दुनिया में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल की बात करें, कोई खास है? हाँ,
वो है हॉल्स्टीन फ्रिजीन। अच्छा, होल्स्टीन। हाँ, हालांकि पशुओं में बीमारियां भी एक चुनौती रहती हैं। जैसे मवेशियों में एस्कैरियासिस काफी आम है। ये ध्यान रखना होता है। अच्छा, पानी में होने वाली खेती यानी जलीय कृषि, एक्वाकल्चर, और मत्स्य पालन, पाइसीकल्चर, इनका भी जिक्र जरूरी है। बिल्कुल, जलीय कृषि एक तरह से बड़ा टर्म है। इसमें पानी में पाए जाने वाले उपयोगी पौधे और जानवर जैसे मछली, झींगा, केकड़ा, सीप, इन सब का उत्पादन शामिल है। ठीक है। वही मत्स्य पालन खास तौर पर मछली पालने पर केंद्रित है। और मछली उत्पादन में भारत का स्थान? आपको जानकर शायद हैरानी हो कि भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। अरे वाह, ये तो बड़ी उपलब्धि है। कौन सी मछलियां भारत में ज्यादा खाई जाती हैं? मीठे पानी की बात करें तो रोहू और कतला बहुत लोकप्रिय है। हाँ, रोहू, कतला। और समुद्री मछलियों में हिल्सा प्रमुख है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि मछली सिर्फ खाने के ही काम नहीं आती। अच्छा, और क्या होता है? मछली के तेल में विटामिन ए और डी भरपूर होता है। ये तो पता है। और मछली के पत्ताशे से आइसिंग ग्लास नाम का पदार्थ मिलता है। आइसिंग ग्लास, ये क्या है? इसका इस्तेमाल वाइन और बियर को साफ करने में होता है। सच में? वाइन और बियर साफ करने में? ये तो वाकई रोचक है। चलिए अब जरा पंखों वाले दोस्तों की बात करें। कुक्कुट पालन यानी पोल्ट्री। पोल्ट्री में मुख्य रूप से मुर्गी पालन आता है, लेकिन बत्तख, हंस, टर्की भी शामिल है। इसमें दो शब्द अक्सर सुनने को मिलते हैं, ब्रॉयलर और लेयर्स। हाँ, ब्रॉयलर मतलब मांस के लिए, और लेयर्स अंडे देने वाली मुर्गियां होती हैं ना? बिल्कुल सही। भारत अंडा उत्पादन में भी दुनिया में 6ठे स्थान पर है। अच्छा, 6ठा स्थान। लेकिन यहाँ भी बीमारियों का खतरा रहता है। रानीखेत रोग, न्यूकैसल डिजीज, ये बहुत खतरनाक है। इसमें मृत्यु दर बहुत ज्यादा, मतलब 98 से 100% तक हो सकती है। बाप रे, 100%? हाँ, इसके अलावा बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा, जो H5N1 वायरस से होता है, वो भी एक गंभीर समस्या है जिसके बारे में हम सब ने सुना ही है। हाँ, बर्ड फ्लू तो काफी खबरों में रहता है। अच्छा, इन बड़े जानवरों और पक्षियों के बाद अब उन छोटे कीटों की बात करते हैं जो हमारे लिए बड़े काम के हैं। जैसे मधुमक्खियां। हाँ, मधुमक्खी पालन यानी एपीकल्चर। एपिकल्चर। मधुमक्खी पालन शहद और मोम के लिए मधुमक्खियों के छत्तों का रखरखाव है। ये अद्भुत सामाजिक कीट है। इनमें काम का स्पष्ट बंटवारा होता है। सामाजिक कीट मतलब कॉलोनी में रहती हैं? हाँ, कॉलोनी में। भारत में यूरोपीय मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा और छोटी भारतीय मधुमक्खी एपिस इंडिका, ये आमतौर पर पाली जाती हैं। और इनसे हमें मिलता है शहद, जो खाने में मीठा लगता है, पर शायद इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। एसिडिक। हाँ, बिल्कुल। शहद प्रकृति में थोड़ा अम्लीय होता है। इसमें मुख्य रूप से शर्करा होती है, लिविलोज, डेक्सट्रोज, माल्टोज वगैरह, और पानी। शहद के अलावा श्रमिक मधुमक्खियां अपनी पेट की ग्रंथियों से मोम, बीजवैक्स भी बनाती हैं। अच्छा, मोम भी? हाँ, जिसका इस्तेमाल मोमबत्तियों, कॉस्मेटिक्स और पॉलिश वगैरह में होता है। लेकिन मधुमक्खियों का सबसे बड़ा योगदान शायद शहद और मोम से भी बढ़कर है। कुछ और भी करती हैं ये? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनका सबसे महत्वपूर्ण काम है परागण, पोलिनेशन। परागण? हाँ, फूलों वाला। हाँ, हमारी कई फसलें, फल और सब्जियां मधुमक्खियों द्वारा परागण पर ही निर्भर करती हैं। इनके बिना हमारी खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। करे हाँ, ये तो बहुत जरूरी काम है। बिल्कुल। इनके छत्ते की सामाजिक संरचना भी तो कमाल की है। एक रानी होती है, फिर ड्रोन, श्रमिक। हाँ, एक छत्ते में एक ही रानी होती है, अकेली उर्वर मादा जो अंडे देती है। ठीक। कुछ नर होते हैं जिन्हें ड्रोन कहते हैं, जिनका काम रानी से मैथुन करना है और उसके बाद वो मर जाते हैं। अच्छा। और हजारों की संख्या में होती हैं श्रमिक मधुमक्खियां। ये बंधे मादाएं होती हैं और छत्ते के सारे काम यही करती हैं। शहद बनाना, मोम बनाना, सफाई, सुरक्षा, बच्चों की देखभाल, सब कुछ। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। हमारे स्रोत में लिखा है कि श्रमिक अनिषेचित अंडे से बनती हैं, पर जीव विज्ञान के अनुसार ड्रोन अनिषेचित अंडे से यानी अगुणित होते हैं और श्रमिक व रानी निषेचित अंडे से यानी द्विगुणित विकसित होती हैं। तो ये स्रोत में दी गई जानकारी है जिस पर हमने गौर किया है। अच्छा, ये स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है समझने के लिए। ठीक है, मधुमक्खी के बाद एक और कीड़ा है जो हमें एक कीमती तोहफा देता है, रेशम कीट यानी सेरीकल्चर। हाँ, सेरीकल्चर। रेशम उत्पादन के लिए रेशम कीट पालना सेरीकल्चर कहलाता है और इस मामले में भारत
चीन के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर है। दूसरा नंबर, बढ़िया है। भारत में कई तरह का रेशम बनता है, सुना है? हाँ, शहतूत यानी मलबेरी रेशम सबसे आम है, पर इसके अलावा टसर, मूगा, एरी और ओक रेशम भी बनता है। ये रेशम बनता कैसे है? सुना है कीड़ा इसे अपने चारों तरफ लपेट लेता है, एक खोल जैसा। हाँ, बिल्कुल। रेशम कीट का लार्वा होता है ना, कैटरपिलर, वो शहतूत या दूसरे मेजबान पेड़ की पत्तियां खाता है। उसकी लार ग्रंथियां एक तरल प्रोटीन निकालती हैं, फाइब्रोइन और सेरिसिन। ये हवा के संपर्क में आकर धागे में बदल जाता है। अच्छा। लार्वा इसी धागे को अपने चारों ओर लपेटकर एक खोल बनाता है, जिसे कोकून कहते हैं। कोकून, हाँ। इसी कोकून से हमें रेशम मिलता है। यानी एक कीड़े की लार ग्रंथि से दुनिया का इतना शानदार धागा बनता है। वाह! अलग अलग रेशम के लिए अलग अलग कीट होते होंगे फिर? जी, शहतूत रेशम के लिए बोम्बिक्स मोरी सबसे प्रसिद्ध है। बाकी रेशमों के लिए एंथेरिया और एटेकस वंश के कीट हैं, जो अलग अलग पेड़ों जैसे अरंडी, ओक, साल वगैरह पे पलते हैं। इनमें भी बीमारियां लग सकती हैं, जैसे पेब्राइन, फ्लेचरी, जो उत्पादन को प्रभावित करती हैं। अच्छा। कीटों की दुनिया में एक और उपयोगी उत्पाद है लाख। लैक कल्चर क्या है? लाख हमें टैचुडिया लैका या केरिया लैका नाम के छोटे कीट से मिलता है। ये कीट बेर, पलाश, साल जैसे पेड़ों की टहनियों पर रहता है और उनका रस चूसता है। अच्छा, पेड़ों का रस? हाँ, और जो मादा कीट होती है वो अपनी सुरक्षा के लिए एक राल जैसा पदार्थ रेजिन निकालती है, वही लाख है। ओ अच्छा, तो ये कीट का सुरक्षा कवच है एक तरह से। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इस कच्चे लाख को टहनियों से खुरच कर साफ करके शेल लैक। शेल लैक? हाँ, इसका इस्तेमाल वार्निश, पेंट, पॉलिश, स्याही, बटन बनाने में होता है। पहले ग्रामोफोन रिकॉर्ड भी इसी से बनते थे। अरे हाँ, वो पुराने वाले रिकॉर्ड। बिल्कुल, और चूड़ियों में भराई के लिए बिजली के इंसुलेटर के तौर पर भी ये काम आता है। काफी उपयोगी है ये भी। अच्छा, अब समुद्र की ओर लौटते हैं, एक और कीमती उत्पाद के लिए, मोती, पर्ल कल्चर। मोती हमें पर्ल ऑयस्टर यानी मोती सीप से मिलते हैं, पिंकटाटा वल्गैरिस। ये मोलस्का समूह का जीव है। सीप के अंदर बनता है मोती, है ना? हाँ, मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जब कोई बाहरी कण जैसे रेत का कण वगैरह सीप के अंदर चला जाता है तो सीप को उससे तकलीफ होती है। तो वो अपनी रक्षा के लिए उस कण के चारों ओर परतें चढ़ाना शुरू कर देता है और वही धीरे धीरे मोती बन जाता है। कुदरत का कमाल है। और कृत्रिम रूप से मोती बनाने का श्रेय किसे जाता है? जापान के कोकिची मिकीमोतो को। उन्हें कृत्रिम मोती संवर्धन का जनक माना जाता है। अच्छा, जापानी थे वो। हाँ, और आज भी जापान इस उद्योग में सबसे आगे है। ठीक है, हमने पौधों, जानवरों और कीटों की बात की, लेकिन एक पूरी दुनिया उन सूक्ष्म जीवों, माइक्रोब्स की भी है, जो अदृश्य होते हुए भी हमारे जीवन और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डालते हैं। बिल्कुल, शायद सबसे बड़ा उदाहरण है एंटीबायोटिक्स का। हाँ, एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन, जो पेनिसिलियम फंगस से मिली, इसने तो चिकित्सा में क्रांति ला दी। सही बात है। स्ट्रेप्टोमाइसिन और भी कई एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया और फंगस जैसे सूक्ष्म जीवों से ही प्राप्त होते हैं और लाखों जानें बचाते हैं। और खाने पीने की चीजों में भी तो इनका बड़ा रोल है, जैसे दही, चीज, ब्रेड। एकदम सही। दही जमाने वाला लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, हाँ। ब्रेड फुलाने वाला सैक्रोमाइसिस यीस्ट, हाँ। स्विस चीज में छेद बनाने वाला प्रोपियोनेबैक्टीरियम, और कुछ खास तरह की चीज को अलग सा स्वाद देने वाला पेनिसिलियम रोकफोर्टी फंगस, ये सब सूक्ष्म जीवी हैं। अच्छा। अरे इनकी लिस्ट लंबी है। ये औद्योगिक स्तर पर एंजाइम बनाते हैं। एंजाइम? जैसे डिटर्जेंट में इस्तेमाल होने वाला एमाइलेज, फलों का रस साफ करने वाला पेक्टिनेज। ये विटामिन बनाने में मदद करते हैं, जैसे विटामिन B12, विटामिन C। अच्छा। कुछ शैवाल है एल्गी जैसे स्पिरुलिना, ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, जिसे सिंगल सेल प्रोटीन या SCP कहते हैं। SCP, हाँ। चिकित्सा में एंटीबायोटिक्स के अलावा भी इनका योगदान है। और क्या है? एक दवा है साइक्लोस्पोरिन A। ये अंग प्रत्यारोपण में इम्यून सिस्टम को दबाने के काम आती है ताकि शरीर नए अंग को रिजेक्ट ना करे। ये एक फंगस से मिलती है। अच्छा। कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले स्टैटिन भी यीस्ट से बनते हैं। और आजकल तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बैक्टीरिया या यीस्ट का उपयोग करके इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन और टीके, वैक्सीन्स भी बनाए जा रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ा विकास है। बिल्कुल,
यह दिखाता है कि सूक्ष्म जीव कितने बहुमुखी और महत्वपूर्ण है। ये तो वाकई अद्भुत है कि ये छोटे जीव इतने बड़े काम करते हैं। चलिए अब वापस पौधों पर आते हैं, लेकिन इस बार उनके व्यापक आर्थिक उपयोग के नजरिए से, इकोनॉमिक बॉटनी। जरूर। शुरुआत करते हैं फसल ऋतुओं से। भारत में मुख्य रूप से 2 फसल ऋतुएं हैं। खरीफ, हाँ, बरसात वाली। हाँ, जून से सितंबर। इसमें मक्का, धान, मूंगफली जैसी फसलें होती हैं। और दूसरी है रबी, सर्दी वाली। हाँ, अक्टूबर से मार्च। इसमें गेहूं, चना, सरसों उगता है। और इन फसलों में सबसे महत्वपूर्ण है अनाज, सीरियल्स। हाँ, अनाज जैसे चावल और आइजा सैटिवा, गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम, मक्का जिया मेज। ये हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट भरपूर होता है। ये सभी घास कुल पोएसिया फैमिली के सदस्य हैं। और एक दिलचस्प बात है, ट्रिटिकेल नाम का एक अनाज है जो इंसान ने गेहूं और राई को क्रॉस करके बनाया है। पहला मानव निर्मित अनाज। अच्छा, ट्रिटिकेल। अनाज के बाद चीनी के स्रोत भी पौधे ही हैं। हाँ, गन्ना और चुकंदर। बिल्कुल, गन्ना सैक्रम ऑफिसिनारम और कुछ हद तक चुकंदर बीटा वल्गैरिस चीनी यानी सुक्रोज के मुख्य स्रोत हैं। फिर आते हैं रेशे, फाइबर, कपड़ों के लिए कपास। हाँ, कपास सबसे अहम है, लेकिन कागज बनाने के लिए लकड़ी का गूदा, पल्प, मुख्य स्रोत है जिसमें सेल्यूलोज होता है। भारत में बांस का उपयोग कागज बनाने में काफी होता है। अच्छा, बांस से। हाँ, फिर दालें, पल्सेस भी हमारे भोजन का अभिन्न अंग है। बिल्कुल, प्रोटीन के लिए। हाँ, दालें जैसे चना, अरहर, मूंग, मसूर प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है। ये लेग्यूम या फैबेसिए कुल के पौधे हैं। इनकी जड़ों में गांठें होती हैं। हाँ, जिनमें बैक्टीरिया रहते हैं। बिल्कुल, जो हवा की नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। इसीलिए इन्हें फसल चक्र में शामिल करना फायदेमंद है। सोयाबीन दालों में खास है क्योंकि इसमें प्रोटीन तो बहुत है, करीब 42%, साथ में तेल भी काफी होता है, लगभग 20%। अच्छा, सोयाबीन में तेल भी। हाँ, फिर आती हैं सब्जियां और फल जो हमें विटामिन और खनिज देते हैं। सही कहा, सब्जियां जैसे पालक, गाजर, टमाटर विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होती हैं। और पता है, जंगली पत्ता गोभी से ही आज की पत्ता गोभी, ब्रोकली, गांठ गोभी जैसी कई किस्में विकसित हुई हैं। अरे वाह, एक ही पौधे से इतनी सारी। हाँ, और फल, वानस्पतिक रूप से फल पौधे का पका हुआ अंडाशय यानी ओवरी होता है जिसमें बीज होते हैं। सेब जैसे कुछ फल असत्य फल या फॉल्स फ्रूट्स कहलाते हैं क्योंकि वे अंडाशय के अलावा फूल के अन्य हिस्सों जैसे पुष्पासन या थैलेमस से बनते हैं। अच्छा, सेब फॉल्स फ्रूट है। हाँ, आम, केला, नींबू भारत के मूल फल माने जाते हैं। आंवला विटामिन सी का खजाना है। और केसर, हाँ, केसर तो बहुत महंगा होता है। वो फूल का वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा होता है, सूखा हुआ वर्तिकाग्र। ओहो, स्टिग्मा होता है केसर। पौधों से तेल भी मिलता है जो खाने से लेकर कई उद्योगों में काम आता है। हाँ, 2 तरह के तेल प्रमुख हैं। एक तो वसीय तेल, फैटी ऑयल्स जैसे सरसों, मूंगफली, नारियल, सोयाबीन का तेल, ये खाने साबुन वगैरह में काम आते हैं। ठीक। दूसरे होते हैं आवश्यक तेल, एसेंशियल ऑयल्स। ये सुगंधित होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं और परफ्यूम, दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, एसेंशियल ऑयल्स। हाँ, लकड़ी का महत्व भी कम नहीं है, फर्नीचर से लेकर खेल के सामान तक। बिल्कुल, लकड़ी पेड़ का द्वितीयक जाइलम होती है। क्रिकेट बैट विलो सैलिक्स की लकड़ी से बनता है। हाँ, विलो बैट। हॉकी स्टिक शहतूत मोरस से बनती है और माचिस की तीलियां खास तरह की हल्की लकड़ियों से बनती हैं। और मसालों के बिना तो भारतीय खाने की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सही बात है। मसाले पौधों के अलग-अलग हिस्सों से मिलते हैं। अदरक और हल्दी जड़ या प्रकंद है। हाँ। काली मिर्च और धनिया फल है। लौंग फूल की कली है। दालचीनी पेड़ की छाल है। इलायची और मेथी बीज हैं। और केसर वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। बिल्कुल, ये स्वाद और सुगंध के साथ साथ औषधीय गुण भी रखते हैं। जिसका मतलब है कि हम औषधीय पौधों, मेडिसिनल प्लांट्स पर आ गए हैं। हाँ, सदियों से पौधों का इस्तेमाल दवाओं के रूप में होता आया है। हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा का जनक कहते हैं। आज भी कई आधुनिक दवाएं पौधों से ही मिलती हैं या उनसे प्रेरित होती हैं। जैसे सर्पगंधा, राउवोल्फिया से रेसरपिन मिलती है जो ब्लड प्रेशर कम करने के काम आती है। अच्छा। सिनकोना पेड़ की छाल से
कुनैन मिलती थी मलेरिया के लिए। हाँ, कुनैन। तुलसी और अश्वगंधा जैसे पौधे तो घरेलू उपचार में सदियों से इस्तेमाल हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, क्या इन स्रोतों में कुछ और रोचक बिंदु मिले, मतलब कुछ खास बातें? हाँ, कुछ बातें नोट करने लायक हैं, जैसे ड्रॉप्सी नाम की एक बीमारी होती है जो मिलावटी तेल, खासकर सरसों के तेल में आर्गेमोन तेल की मिलावट से होती है। ओहो, ड्रॉप्सी। एक और चीज है पुरानी दुनिया और नई दुनिया की फसलें। ये क्या है? मतलब कुछ फसलें पुरानी दुनिया यानी एशिया, यूरोप, अफ्रीका में उगी, जैसे गेहूं, चावल, केला, और कुछ नई दुनिया यानी अमेरिका से आई, जैसे आलू, टमाटर, मक्का, मूंगफली। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, और कैलोरी की बात करें तो चावल में सबसे ज्यादा होती है, फिर चीनी, फिर आलू और फिर केले का नंबर आता है। ये क्रम भी ध्यान रखने वाला है। तो कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि जीव विज्ञान सिर्फ एक अकादमिक विषय नहीं है, यह हमारी अर्थव्यवस्था और जीवन का ताना बाना बुनता है। बिल्कुल। पादप प्रजनन से लेकर पशुपालन, रेशम कीट से लेकर मधुमक्खी और अदृश्य सूक्ष्म जीवों से लेकर विशाल पेड़ों तक, सब हमारी दुनिया को चला रहे हैं, हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। हाँ, और ये सोचना ही अद्भुत है कि सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक, हमारे पहने कपड़ों से लेकर हमारी सेहत की दवाओं तक, लगभग हर चीज कहीं ना कहीं जीव विज्ञान से जुड़ी है। सही कहा। हमने खाद्य सुरक्षा बढ़ाई है, नई सामग्रियां खोजी हैं, बीमारियों से लड़ने के तरीके ढूंढे हैं, और इन सब में जीव विज्ञान की समझ ने ही हमारी मदद की है। बिल्कुल। तो अगली बार जब आप फल खाएं, रेशमी कपड़ा पहने या शहद का इस्तेमाल करें या कोई दवा लें, तो एक पल रुक कर उसके पीछे के जीव विज्ञान के जादू के बारे में जरूर सोचिएगा। हाँ, जरूर।